नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत के बाद प्रयागराज में मानकों का पालन नहीं करने के लिए खान ग्लोबल स्टडीज समेत 4 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि लखनऊ की घटना के मद्देनजर खान ग्लोबल स्टडीज समेत 4 कोचिंग संस्थानों को मानक पूरा नहीं करने के कारण सील किया गया है। इनके अलावा सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एक अन्य कोचिंग संस्थान के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने बताया कि मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 50 कोचिंग संस्थानों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के मानचित्र सामुदायिक सुविधा उपभोगी उपयोग के तहत स्वीकृत नहीं है और इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई लखनऊ की घटना के बाद की जा रही है और कितनी कोचिंगों पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है और आगे किस तरह कार्रवाई की जाएगी? लखनऊ की घटना के मद्देनजर आज खान कोचिंग, चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जामपुर। तो किस तरह कार्रवाई यहाँ पर हो रही सीलिंग की? सीलिंग की यहाँ 50 कोचिंग संस्थान और चिन्हित किए गए हैं। जो भी मानकों के अनुसार नहीं है उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लगातार कार्रवाई जारी है। सीलिंग के बाद अगर यहाँ पर कोई इसको खोलता है, कोचिंग संचालित करता है, तो किस तरह FIR, उसके विरुद्ध जो है FIR की कार्रवाई की जाएगी। इनके पास मानचित्र स्वीकृत नहीं था। इनका मानचित्र कोचिंग संस्थान सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत आता है और ये इस भूपयोग के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत नहीं है। ध्येय IAS में भी आप गए थे, वहाँ पर ध्येय IAS में भी मैं गया था, उसका भी जो है कमर्शियल एक्टिविटी में स्वीकृत है, कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर जो इनका कोचिंग चला रहे हैं ये सामुदायिक सुविधा भूपयोग में नहीं है। इनको अवगत करा दिया गया है कि आप इसे तत्काल पूरा कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण आग हादसे को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सोमवार को हुए भीषण हादसा प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक है और इससे सीख ली जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा फिर कभी न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने प्रदेश में मिशन मोड में व्यापक अग्निशमन उपायों के ऑडिट का अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करके आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह से जनहित में चलाया जाएगा और उन्होंने कहा कि अभियान के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए और निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अब शहर के कन्वेंट स्कूलों की तरह शिक्षा और सुविधाएं उनके अपने क्षेत्र में ही मिलेंगी। सरकार के इस खास प्रोजेक्ट के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर के खचरी तहसील क्षेत्र के बेलघाट गाँव में इस मॉडल विद्यालय का निर्माण 27 मई से शुरू हो गया है और नवम्बर 2027 तक इसे पूर्ण कर लिया लक्षित है। और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा या दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही सुरक्षित और सुविधापूर्ण कैंपस के भीतर संचालित की जाएगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के आगे की पढ़ाई जारी रखने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। योगी सरकार की इस अनूठी पहल से न केवल ग्रामीण और गरीब परिवारों पर निजी स्कूलों की महंगी फीस का बोझ कम होगा बल्कि गांवों में छुपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सही और एक आधुनिक मंच प्राप्त होगा। राम मंदिर के चिड़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट SIT अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में चिड़ावा चोरी से लेकर कमीशन खोरी के खेल उजागर होने के बाद सामने आई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में भी बड़े हेरफेर की आशंका SIT ने जताई है। इनसे संबंधित एक साक्ष्य SIT ने जुटाए हैं और गवाहों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर उनके रिश्तेदारों, करीबियों और कर्मचारियों की भूमिका पर रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। SIT में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ IG रेंज किरण S और विशेष सचिव हित नील रतन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शासन पहुंचे और तीनों अधिकारियों ने गोपनीय जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दी और गृह विभाग इस रिपोर्ट को
मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़ा सवाल उठाए गए हैं और कुछ की भूमिका भी उजागर की गई है। अंदेशा जताया गया है कि वे हेरफेर में शामिल रहे हैं। वही कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है, जिनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी हुआ है। फिलहाल मामले में सबसे अधिक जो पदाधिकारी सवालों के घेरे में है उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपित राय, अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल है। एसआईटी को और समय मिल गया है। करीब 2 सप्ताह बाद जांच कर एसआईटी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में पुरानी रंजिश के चलते ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं और घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम का माहौल बन गया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोनों पक्षों में कुछ दिन पहले ही विवाद के बाद झगड़ा हुआ था। जीवन गेट कॉलोनी में रहने वाले आफ्ताब 24 वर्षीय पुत्र शकील परिवार के साथ रहता था और वह ऑटो चलाता था और पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले आफ्ताब का विजय विहार कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था और आफ्ताब जब विजय विहार कॉलोनी पहुंचा तो कॉलोनी पहुंचते ही आफ्ताब और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच गाली गलौज के बाद विवाद हो गया और विवाद के चलते आरोपियों ने आफ्ताब पर एक के बाद एक कई चाकू से वार कर दिए। शोर शराबा सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। चाकू लगने से घायल आफ्ताब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है और पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पक्षों ने आफ्ताब की हत्या करने की बात कही थी। जिन लोगों पर हत्या करने का आरोप है वे फरार हैं। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज अंकुर विहार थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय विहार अंडरपास के पास एक लड़का जो आफ्ताब नामक है, जो टोंकस्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उस लड़के को दिल्ली के एक अस्पताल जिसका नाम जब प्रवेश चंद है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा जो उनके परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में निकाह के बाद हुई वलीमा की दावत में कथित तौर पर गाय का मांस परोसने के मामले पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आ गया और अवैध तरीके से बनाए गए इस बैंक्वेट हॉल को सील कर बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक शामली के कैराना में मुगल बैंक्वेट हॉल में बीते दिनों निकाह के बाद वलीमा यानी रिसेप्शन रखा गया था और दावा है कि इसमें कथित तौर से गाय का मांस परोसा गया था और ये मामला सामने आने के कुछ दिन बाद अधिकारियों ने अवैध रूप से निर्मित बैंक्वेट हॉल के खिलाफ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन ने मुगल बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है और परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनके मालिक को नोटिस जारी किया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में दूल्हा फरमान, उसका चाचा सलमान, बैंक्वेट हॉल का मालिक अनीस अहमद और रसोइया खलील शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। अमरोहा जनपद की सैदनगली पुलिस ने गोकशी के एक मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने थाना सैदनगली में गोवंश निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वांछित अभियुक्त उमर पुत्र मुन्ने को पकड़ा है और आरोपी उम्र अमरोहा के थाना डिडोली अंतर्गत गांव टिकिया फतेहपुर का मूल निवासी है। उमर लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके कारण पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सैदनगली पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त उमर के खिलाफ अमरोहा के विभिन्न थानों में करीब 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। 9/6 को थाना सैदनगली पर एक गाड़ी में जिसमें गौमांस बरामद हुआ था, उसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें 3 अभियुक्त पूर्व से ही जेल में है। इसका एक वांछित अभियुक्त उमर पुत्र मुन्ने निवासी टिकिया फतेहपुर थाना डिडोली, जो 25,000 का इनामी भी था, आज पुलिस को सफलता मिली है। इसकी गिरफ्तारी में पुलिस ने इसको सैदनगली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर पूर्व से 307 गैंगस्टर, एनडीपीएस और गोकशी और पशु क्रूरता के काफ़ी मुकदमे हैं और इसको गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9 अवैध तमंचे, 3 पिस्टल, 9 कारतूस, 3 मैगजीन, 4 मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसएसपी ने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस काली नदी पुल के पास चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चरथावल रोड स्थित प्लॉटिंग क्षेत्र में कुछ लोग अवैध
अवैध हथियारों के डील करने पहुंचे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और सराहनीय कार्रवाई के लिए कोतवाली नगर पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन अवैध तमंचा के खिलाफ जो अभियान चला रही है, इसमें अब तक लगभग 1,000 के आसपास असलहे पकड़े गए हैं। साथ ही साथ 2,000 के आसपास कारतूस पकड़े गए हैं और इसमें 7 मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी परिदृश्य में एसपी सिटी सीओसिटी के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी अवैध असलहों पे जो काम कर रही थी। उस पर एक टिप ऑफ मिलता है और टिप ऑफ में ये पता चलता है कुछ लोग तमंचा खरीदने और बेचने वाले गैंग हैं वहाँ पर काली नदी के पास कोतवाली में। ये 22 और 23/6/26 की रात्रि में उस टिप ऑफ के तहत जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उनके पास से 9 तमंचे 315 बोर और 3 पिस्टल, जो हालांकि कंट्री मेड पिस्टल है लेकिन अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है, वो 32 बोर की पकड़ी गई है, जिसमें कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 32 बोर की और 3 मैगजीन है और 4 मोबाइल फोन है, 4,000 रुपए हैं, कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनस है, मोहम्मद परवेज है। अनस कोतवाली नगर का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर का। परवेज जो कि तिताबी का रहने वाला है, जुनैद भी तिताबी का रहने वाला है तथा आस मोहम्मद। और इन लड़कों की उम्र 22 से 23 साल है। आप समझ सकते हैं कि नई उम्र के लड़के इस तरह के असलहों में जो इंस्टाग्राम तथा फेसबुक के माध्यम से असलहों को प्रदर्शित करके उनका मूल भाव भी इसमें बार्गेन भी करते हैं, उसकी परचेजिंग करते हैं। निश्चित तौर से ये नवजुवकों के लिए एक बहुत ही खेदजनक बात है और गार्जियंस को मेरी तरफ से अपील भी रहती है कि निश्चित तौर से अपने बच्चों पर ध्यान रखें वो क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये 4 लोग पकड़े गए हैं जो कि जिनके पास से 9 315 बोर के तमंचे तथा 3 पिस्टल बरामद की गई है और इन पर 3/5/25 आर्म सेट का अभियोग दर्ज किया गया है। और पूछताछ उन्होंने स्वीकार किया है इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से ये इस तरह की फोटो वगैरह भेज करके जो 35,000 का जो 35 से 40,000 का जो पिस्टल है उसको 50 से 60,000 में बेचते हैं। इसी प्रकार से 5 से 6,000 की जो तमंचे हैं उसको 8 से 10,000 में बेचते हैं और इस प्रकार से ये पैसे कमाने का आर्थिक लाभ के लिए इस तरह का धंधा करते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण जो पूछताछ से संज्ञानित हुई है कि इसमें मेरठ का एक कनेक्शन मिला है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम जानबूझ के एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, वो व्यक्ति इसमें शामिल है और सारे असलहों को ला करके मुजफ्फरनगर में बेचता है। ग्राम प्रधान तथा अन्य चुनावों के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। इसी परिदृश्य में यह काम हमारे द्वारा पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।